प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 11 से लेकर सफ़ा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। अलबत्ता उसे इतना ज़रूर मालूम है कि उनके बाल केले के छिलके की तरह सुनहरी रंगत वाले थे। मिसेस ओकेंटप ने इस बात को हल्का समझते हुए इस आदमी को बताया कि किसी ज़माने में उनके बाल भी सुनहरी हुआ करते थे, और आप तो जानते ही हैं कि सुनहरी बाल हमेशा सुनहरी नहीं रहा करते। इस बात पर उस आदमी ने एक आमियाना से लहजे में उन्हें इस बात का जवाब खूबसूरत कहकर दिया, जिस पर मिसेस ओकेंटप ने हैरत से उस आदमी से पूछा कि खूबसूरत से आपकी क्या मुराद है, मैं या मिसेस जूडी ओकेंटप? तो इस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को बताया कि मेरी मुराद मिसेस जूडी ओकेंटप से है। उस आदमी ने का ये जुमला सुनकर मिसेस ओकेंटप ने सुकून का सांस लिया, और फिर उन्होंने जवाबन इस आदमी से कहा कि ये सब कुछ हर इंसान की शख्सियत के अंदाज पर मुनहसर करता है, क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक वो एक खूबसूरत खातून है। लेकिन क्या मैं आपसे ये बात पूछ सकती हूँ कि आप मिसेस जूडी ओकेंटप के बारे में इतना मुतजस्सिस क्यों हैं? तो फिर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को बताया कि वो खुसूसी तौर पर स्टेनथ्रोप इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनसे मिल सकें और उन्हें पहचान सकें कि वो दिखने में कैसी दिखाई देती हैं। तो फिर मिसेस ओकेंटप ने इस आदमी की तरफ मानेखेज नज़रों से देखा। फिर मिसेस ओकेंटप ने उसे बताया कि ठीक है, आपको सिर्फ उनके घर पर जाना होगा और आपको सिर्फ मिसेस जूडी ओकेंटप के दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी होगी, और शायद वो खुद ही आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगी, और फिर आपको उनके बारे में अपनी राय कायम करने में आसानी हो जाएगी कि आया वो खूबसूरत हैं कि नहीं। जिस पर वो आदमी कदरे नहायत संजीदगी से बोला कि मैं भी यही करने का इरादा रखता हूँ। इस पर मिसेस ओकेंटप ने सवालिया अंदाज में इस आदमी से पूछा कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। ये सवाल इस आदमी की समझ में नहीं आया, तो इस आदमी ने मिसेस ओकेंटप से पूछा कि इस सवाल से आपका क्या मतलब है। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने दोबारा अपना वही सवाल दाग दिया कि यही कि वो खूबसूरत हैं या नहीं। तो फिर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप से कहा कि मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं उनके साथ कम से कम 10 मिनट तन्हाई में गुजार लूँ। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने कदरे रूमानवी और मानेखेज अंदाज में इस आदमी को मुखातिब होते हुए कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है, आप तो पहले ही उनके साथ तन्हाई में 5 मिनट गुजार चुके हैं। जिस पर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप की जानिब बगौर देखा और कदरे संजीदगी से कहा कि इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास 15 मिनट मज़ीद भी बाकी हैं। अब तो वो दोनों ही खौफज़दा, परेशानी, उलझन और घबराहट की कैफियत में मुब्तला हो गए। तो फिर मिसेस ओकेंटप ने उस आदमी से दोबारा मुखातिब होते हुए कहा कि जी हाँ, आप और मैं 20 मिनट के लिए इस कमरे में अकेले ही हैं।
پھر مسز اوکینٹب نے مزید کہا کہ ہم اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملے ہیں اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم دوبارہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں اکثر ہزاروں لوگوں کے ساتھ زندگی بھر میں ان مواقعوں اور آرام دہ ملاقاتوں کے بارے میں سوچتی ہوں جن کے ساتھ ہم گلیوں میں گزرتے ہوئے ملتے ہیں، بسوں میں چڑھنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں، تھیٹروں میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں اور پھر جلد ہی ایک مختصر سی جگہ یعنی ایک قبر کے لیے ہماری زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی تمام زندگی میں صرف غائب ہونے کے لیے ہی آتے ہیں یا شاید وہ اگلے دن مر جانے کے لیے آتے ہیں یا پھر وہ شاید زندہ رہنے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی ایک طویل عرصے کے بعد 1 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کو چھونے کے لیے آتی ہے اور پھر وہ آپ سے الگ ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی آپ سے کہتی ہے کہ تم اپنے راستے پر جاؤ اور میں اپنے راستے پر جاتی ہوں، جس پر وہ آدمی اپنے غصے کے دباؤ کی شدت اور کیفیت سے متاثر ہو کر مسز اوکینٹب سے کہنے لگا کہ لیکن بعض اوقات ان میں سے کسی ایک مختصر اور ایک غیر معمولی ملاقات سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس آدمی کا یہ جملہ سن کر مسز اوکینٹب خوف سے کانپ گئیں اور پھر انہوں نے اس آدمی کو جواباً کہا کہ لیکن میرے تجربے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے مسز اوکینٹب سے کہا کہ مجھے زیادہ یقین تو نہیں ہے کہ اس گفتگو کے کسی ایک حصے میں کون سا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کے 2.5 منٹ کے بارے میں تو آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں جنہوں نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن شاید آپ نے اس اثر کو بالکل محسوس نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس بات کا اثر محسوس کرنا آپ کے لیے بالکل بے معنی حیثیت رکھتا ہے۔ مسز اوکینٹب نے اس گفتگو کو دھیما رکھنے کے لیے گفتگو کا موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں اس واقعے کے علاوہ کسی اور واقعے کے بارے میں بھی مزید کچھ جانتے ہیں؟ لیکن اس آدمی نے مسز اوکینٹب کی گفتگو کے دوران مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں آپ کے لیے ان میں سے ایک واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوریا یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کبھی بھی نہیں گئی ہوں گی، لیکن میں سن 1953 میں کوریا کی جنگ میں لڑائی کے لیے وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر جا کر میں زخمی ہو گیا تھا، جس پر مسز اوکینٹب نے زیر لب چند ہمدردانہ اور متاسفانہ جملے ادا کیے۔ اس آدمی نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پھر ہمارے فوجیوں نے مجھے ایک اسٹریچر پر لٹا دیا اور مجھے ایک ایمبولینس کا انتظار کرنے کے لیے ایک سڑک کے کنارے پر لا کر چھوڑ دیا اور پھر وہ خود وہاں سے چلے گئے کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ میں اب زندہ رہ سکوں گا۔ اگر مجھے میدان جنگ سے فوری طور پر باہر نہیں لایا جاتا تو میری موت یقینی تھی۔ ویسے بھی میں اس وقت مر ہی جانا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب جینے کا کوئی سبب بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت میں میدان جنگ میں لگنے والے اپنے زخموں کے باعث بہت درد اور تکلیف کی کیفیت میں تھا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اپنے ہوش گنوا رہا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ایک کوریائی لڑکی جو کہ ایک پیرامیڈک نرس تھی وہ میرے پاس آئی اور پھر وہ میرے اوپر جھکنے لگی۔ اس کوریائی لڑکی کی عمر بمشکل تمام 14 برس کی ہوگی
वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसकी भूरी आंखों में एक दोस्तानापन नज़र आ रहा था। उसके लंबे और घने स्याह बाल उसके कंधों से सामने की तरफ लटक रहे थे। वो मेरे पास आकर कुछ नहीं बोली, बस वो मुस्कुराई। तो फिर मैंने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दे दिया। फिर एक एम्बुलेंस इस सड़क पर पहुंच गई, जिसने सड़क पर मौजूद इस जंग में वफात पा जाने वाले कई बरतानवी फौजियों की लाशें जमा की, और फिर उन्होंने मेरा स्ट्रेचर भी उठाकर इसी एम्बुलेंस में रख दिया, जो हमें अस्पताल की तरफ लेकर जा रही थी, जो कि बेहद दूर दराज के फासले पर वाक़ था। इस एम्बुलेंस के सफ़र के दौरान लगने वाले झटकों से मेरे ज़ख्मों का दर्द मज़ीद बढ़ गया था, लेकिन मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मैं अब मरना नहीं चाहता था। मैं अब चंद लम्हों के लिए मज़ीद जीना चाहता था, ताकि मैं कुछ वक्त उस नर्स के साथ गुजार सकूं, क्योंकि फिर शायद मुझे उस नर्स से मुलाकात करने का मौका दोबारा ना मिल सके, और शायद उस नर्स से मुलाकात ने मुझे जीने की ताकत और हौसला दे दिया था। उस आदमी की यह गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद मिसेस ओकेंटम ने मुलायमियत से उस आदमी को देखा और कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि उस लड़की की मुस्कुराहट ने आपको ज़रूर ये महसूस करवाया होगा कि आपकी ज़िंदगी में शायद अभी भी कुछ अच्छा होना बाकी है। तो फिर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटम की तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में उन्हें बताया, जब मैंने उस नर्स लड़की को पहली दफ़ा देखा था तो मुझे एहसास हुआ था कि अगर मेरी बेटी भी ज़िंदा होती तो वो इसी की जैसी होती। जिस पर मिसेस ओकेंटम ने मुतासिफाना अंदाज में कहा कि ओहो, मुझे अफसोस है। तो फिर उस आदमी ने अपने हौसले को मुश्तमा किया और मिसेस ओकेंटम से कहा कि बस यही सबब है मेरे ज़िंदा रहने का। जिस पर मिसेस ओकेंटम ने उस आदमी से हैरानगी से सवाल किया कि क्या मतलब, क्या सबब है, मैं समझी नहीं। जिस पर उस आदमी ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर मिसेस ओकेंटम से कहा, इंतकाम। तो फिर मिसेस ओकेंटम ने मज़ीद मालूमात के लिए उस आदमी से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस बच्ची की इस मासूमाना मुस्कुराहट ने आपकी ज़िंदगी को बदी और नफ़रत के लिए वक्फ करने पर आमादा कर दिया था। जिस पर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटम को जवाब दिया कि इंतकाम लेना बदी नहीं होता और ना ही बदकार को उसकी सज़ा देना बदी होता है। जिस पर मिसेस ओकेंटम ने मुलायमियत से उस आदमी को समझाते हुए कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है, बदला लेना मेरा काम है। जिस पर उस आदमी ने कदरे तुर्श लहजे में मिसेस ओकेंटम को जवाब दिया कि मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं रखता कि जो वाक़या मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी के साथ पेश आया था। और फिर वो नहायत सख्ती से मिसेस ओकेंटम को घूरने लगता है और इंतहाई बेरहमी से मुस्कुराता है, और जब इन दोनों की नज़रें आपस से मिलती हैं तो इनकी इस गुफ्तगू के दरमियान एक लंबा सा वक्फा आ जाता है। अगरचे वाज़े तौर पर वो आदमी एक पुरतशद्दुद जज्बे के साथ मायूसी की तरफ राग़िब होने वाला एक इंतहाई बदतमीज़ इंसान है, और मिसेस ओकेंटम के साथ उस आदमी का रवैया गैर शख्सी भी हो सकता है। इसलिए मिसेस ओकेंटम खौफज़दा होकर उस आदमी की तरफ मुतवज्जा होकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाए उसे बग़ौर देखती रहती हैं। इस दौरान मिसेस ओकेंटम खौफ से अपने खुश्क हो जाने वाले होंठों को गीला रखने के लिए मुसलसल अपने चाय के घूंट भी भरती रहती हैं, लेकिन
इस दौरान वो आदमी उन्हें मुसलसल घूरते हुए बेरहमाना अंदाज में बदस्तूर मुस्कुराता रहता है और साथ ही वो इनके पीछे रखे हुए इनके सूटकेस को भी बगौर देखता रहता है। तो फिर मिसेस ओकेंटप घबरा जाती हैं और फिर जब उन्हें कोई राह फरार नहीं मिलती तो वो अपनी जगह से उठकर इस कमरे के गिर्द चक्कर लगाने लगती हैं और फिर वो इस कमरे के दरवाजे की तरफ जाकर उसे खोलती हैं, जहाँ पर अभी भी तेज़ बारिश जारी होती है और तेज़ और पुरशोर तूफ़ानी हवाएं चल रही होती हैं। तो तब वो इस कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस इस आतिशदान के पास रखी हुई अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी बदस्तूर मिसेस ओकेंटप के इस सूटकेस को बगौर देखता रहता है। तो फिर मिसेस ओकेंटप सख्त तनाव की कैफियत में एक आमियाना सा अंदाज इख्तियार करते हुए उस आदमी से पूछती हैं कि ये जो मिसेस जूडी ओकेंटप जिनसे आप मिलने के लिए स्टेनथ्रोप जा रहे हैं, मुझे बहुत तजस्सुस में मुब्तला कर रही हैं। जिस पर उस आदमी ने मुख्तसरन सा जवाब दिया, जी हाँ कह कर दिया। इस पर मिसेस ओकेंटप ने उस आदमी से पूछा कि आप इन खातून को जानते तो हैं, लेकिन आप उनके किरदार के बारे में बखूबी जानते हैं। क्या आपकी ये राय है उनके बारे में कोई जल्दबाजी का फ़ैसला तो नहीं है? जिस पर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को जवाब दिया कि मुझे उनके किरदार के बारे में जो कुछ जानना था वो मैंने बहुत पहले से जान लिया है। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने इस आदमी से पूछा कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन खातून के किरदार के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन उस आदमी ने बदस्तूर अपनी इस बात पर ज़ोर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मिसेस ओकेंटप के किरदार के बारे में जानना हम दोनों के लिए ही बेहद अहम और ज़रूरी है। जारी है।